यहाँ पर हम लोग देखेंगे द ब्राउज़र विल यूज़ द फर्स्ट सोर्स एलिमेंट विद मैचिंग एट्रीब्यूट वैल्यू एंड इग्नोर एनी फॉलोइंग सोर्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी आप अपनी वैल्यू यहाँ पर लिखते हो, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो हो गया कि भाई सॉरी हम लोग बैंडविड्थ पे थे ना, तो बैंडविड्थ तो हमने ये समझा था, इफ़ यू हैव अ स्मॉल स्क्रीन और डिवाइस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लोड अ लार्ज इमेज फाइल। तो लास्ट क्लास आई थिंक आपकी क्लास में इमेज ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाया था ना इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो एक बर्गर वाली इमेज थी आपने देखा था पहले, वो लेट लोड हो रही थी। ठीक है, उसका साइज़ कितना था, 6000 पिक्सल। तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं था ना इतनी बड़ी इमेज बनाने का। तो हमने क्या करा, अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से उसको सेव कर दिया। जैसे 4K स्क्रीन अगर होगी तो ये साइज़ वाली इमेज रेंडर होगी, अगर स्मॉल स्क्रीन होगी तो ये साइज़ वाली इमेज हमारी रेंडर होनी चाहिए वहाँ पर। तो मोबाइल पर 6000 पिक्सल की इमेज ला के क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं, अननेसरी आप नेट ज़्यादा लगेगा उसको लोड होने में। तो इसका मतलब हुआ कि इफ़ यू हैव ए स्मॉल स्क्रीन और डिवाइस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लोड अ लार्ज इमेज फाइल, द ब्राउजर विल यूज़ द फर्स्ट सोर्स एलिमेंट विद मैचिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज़ एंड इग्नोर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो मतलब आपने जैसे यहाँ लिखा कि मोबाइल पर ये पिक्चर चलेगी, तो साइज़ मैच होते ही वो अपना पता लगा लेगा मुझे कौन सा इमेज उसका अगेंस्ट कॉल कराना है। तो 6000 पिक्सल, अगर 6000 पिक्सल की स्क्रीन अगर आपके पास है तो वहाँ चलेगी, ना कि स्मॉल स्क्रीन के ऊपर। तो आपका नेट भी कम कंज्यूम होगा, यूज़र को एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, फटाफट से इमेज आपकी खुल जाएगी उस केस में। दूसरा, फॉर्मेट सपोर्ट। सम ब्राउजर्स और डिवाइसेस मे नॉट सपोर्ट ऑल इमेज फॉर्मेट्स। बाय यूजिंग द पिक्चर एलिमेंट यू कैन ऐड इमेजेस। अगर हमें सेम सोर्स यदि कंप्यूटर पे कंप्यूटर के उसमें और सेम फोटो मोबाइल में बनाओ तो मोबाइल पे तो उसमें मिनिमम बिट चेंज करना पड़ेगा सेम फोटो। मैं करके दिखा देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल अवेलेबल है, हम इसको डाउट के नाम से सेव कर लेते हैं ताकि हमारा ओरिजिनल एग्जांपल भी सेफ रहे। सबसे पहला स्टेप कि हमने लास्ट क्लास में जिस क्लास का आपको डेटा दिखाया था उस पर आते हैं। वैसे तो ये लेटर ऑन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको तब भी सीखने के लिए मिलेगा, बट अभी के लिए डाउट को क्लियर करना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए, तो ये कि हमारे पास एक अल्ट्रा एच डी इमेज है, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और अल्ट्रा एच डी तो खैर मेरे पास स्क्रीन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम यहाँ पर फुल एच डी वाली इमेज ही ले लेते हैं। ये है ना हमारे पास फुल एच डी इमेज, हम इसको कॉपी करते हैं और एमडोलॉफ में 10:30 से 12 नवंबर आज की डेट में इमेजेस के अंदर लाके हम अपनी ये इमेज स्टोर कर लेते हैं। तो जैसे कि ये हो गया हमारा इस स्क्रीन और इस स्क्रीन के हिसाब से इमेज, यानी कि अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो आप देखोगे ये अपना दिख रहा है इस तरह से, है ना। तो ये ओरिजिनल साइज़ आ गया इसका, यानी कि अगर मैं F11 कर दूँ तो एकदम बढ़िया सी इमेज हमारी, तो कोई क्वालिटी लॉस किसी तरह का, कोई पिक्सलेशन नहीं है ना। चलिए अब एक इमेज बना लेते हैं हम लोग टैबलेट के लिए। ठीक है, तो टैबलेट के लिए बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आते हैं और लाइव चल के हम लोग ओपन कर लेते हैं फोटोपी। क्योंकि मेरा फोटोशॉप में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो हम यहाँ से इसको फटाफट से मॉडिफाई कर लेंगे। अब टैबलेट अगर आता है तो टैबलेट पर इतनी बड़ी इमेज खोलने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि टैबलेट की जो विड्थ होती है वो होती 768 पिक्सल्स। तो चलिए हम यहाँ जाएंगे, इसको कमांड करेंगे कि भाई इमेज साइज़ विड्थ कितना हो जाए 768 पिक्सल्स। तो हाइट ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ओके कर देंगे यहाँ पर, ये हमारी इमेज रिसाइज हो गई। और अब आप देखोगे तो पिक्सलेट दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग 100% पर नहीं देख रहे, 152% पर देख रहे हैं। एक्चुअल में जो इमेज है वो ये है, क्या आप देखो पिक्सल दिखाई दे रहा है कोई, नहीं है ना। चलो इसको ज़रा सेव कर लो, एक्सपोर्ट वेब पिक्चर, और यहाँ से 50% क्वालिटी इसकी रखेंगे हम लोग।
या हम 100 लेके चले आते हैं और क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। इसको अपने फोल्डर में लाएंगे आज की डेट में और इसको हम लोग नेम रख देंगे यहाँ पर टैबलेट। अब हम बात करेंगे मोबाइल की, ठीक है। तो मोबाइल पर इतना बड़ा इमेज अगेन कोई फ़ायदा नहीं है। सो मोबाइल पर हम चाहेंगे कि भाई इतना जो एरिया इधर खाली हो रहा है वो हट जाए हमारे यहाँ से। तो पहली चीज़ ये कि मोबाइल की विड्थ होती कितनी है हमें ये पता लगा लेना है। तो जैसे आईफोन की अगर हम लोग बात करते हैं, डायमेंशंस, तो मेरा जो यहाँ पर है इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मैं आईफोन की जो टेस्टिंग कर सकता हूँ 12 प्रो मैक्स और 13 मिनी 13 प्रो मैक्स तक मैं कर सकता हूँ। तो साइज़ कितना है 428 बाय 926 का मुझे साइज़ मिल गया। तो चलिए एक न्यू फाइल बनाइए, कितना 428 बाय 926, चलिए क्रिएट। अब इस इमेज को आप यहाँ से ले जाके यहाँ ले आइए। तो दिखाई दे रहा है फ़ोन की हाइट के हिसाब से ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये गड़बड़ करेगा आपके लिए। तो हम इसको अंडू करेंगे, पहले ओरिजिनल साइज़ पे जाते हैं। तो हम यहाँ पर टैबलेट का भी साइज़ ले लेते हैं जिसमें लोग टेस्टिंग करने वाले हैं। तो कितना है 800 बाई 1280 हमें साइज़ पर चाहिए। तो चलो वापस से आते हैं अपने वेब ब्राउज़र में और यहाँ पर एक और न्यू फाइल बनाएंगे 800 बाय 1280, क्रिएट। चलो फुल एचडी को यहाँ लेके आते हैं, ये इमेज आ गया हमारा और इसको सेट कर लो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से इस इमेज को डिलीट करेंगे। ये मोबाइल फ़ोन के लिए हो गया। अब मोबाइल के हिसाब से हमें दिख रहा है कि विड्थ हाइट हमारी काफ़ी ज़्यादा है। स्केल डाउन करिए बिंदास जब तक उस साइज़ पर ना पहुँच जाएं आप, और करिए स्केल डाउन। अब हम लोग पॉइंट समझने की कोशिश करो कि अगर आप कहीं पर किसी चीज़ को डालना चाह रहे हो, ठीक है, तो हम कभी भी वो नहीं देखते कि हमें कितना चीज़ दिखानी है। ये हम लोग अभी बैकग्राउंड की बात करें क्योंकि ये जो इमेज थी वेबसाइट पे बैकग्राउंड में थी। अगर आप फोरग्राउंड की बात करो तो हम फोरग्राउंड के लिए अलग से प्रोसेस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब सोचो कि अगर ये ना दिखाई दे के ऑब्जेक्ट दिखाई दे आपका खाली एरिया आ रहा हो तो अजीब लगेगा ना देखने में। भाई एलिमेंट तो रहने चाहिए ना, क्योंकि ब्यूटी क्या है मेरे हेडर की, मेरा जो कंटेंट है यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर बना लिया। हमारा मेन इस एग्जांपल में ये सीखने का पर्पज़ है क्या हम लोग लैपटॉप के लिए, टैबलेट के लिए, मोबाइल के लिए इमेज को चेंज कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए फाइल को यहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट, यहाँ से वेब पिक्चर, क्वालिटी हाई रखिएगा और जब आप यहाँ से सेव करने जाएंगे इसको तो इसको लिखिएगा हेडर बेस क्या लिख देंगे मोबाइल एंड सेव, और यहाँ जाएंगे इसको आप यहाँ डिफाइन करेंगे हेडर बेस टैबलेट। तो आप देख सकते हो हमारी जो ग्राफिक्स सेव हुए हैं उनके साइजेस हमारे पास यहाँ पर अपने अवेलेबल हैं। इस तरह से क्लोज कर लेंगे इनको यहाँ से, और ये इमेजेस आप यहाँ से ट्रैक करके इसमें ला के रख लीजिए। ये आ गया हमारा मोबाइल। जो टैबलेट वाला है उसको डिलीट करके यहाँ पर टैबलेट वाला कॉल करा दो। अब हम ये तीनों इमेज अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे अपनी नोटपैड फाइल के अंदर, और ये नोटपैड फाइल हम लोग मेक श्योर करेंगे इसके अंदर ये इमेजेस हमारी मिलनी चाहिए हमें। अवेलेबल है तीनों, यानी कि लोकेशन एकदम करेक्ट है अपना। तो चलिए क्या लिखें यहाँ पर कि भाई अगर मान लो कि पिक्चर टैग सपोर्ट नहीं हुआ तो क्या आना चाहिए हेडर बेस वेब पिक्चर,
विड्थ ऑटो। दूसरा हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं हेडर बेस। क्या लिख रहे हैं? इमेजेस स्लैश हेडर बेस और इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ जाके लिखेंगे टैबलेट। ऐसे था ना, और ये था हमारा शायद फुल एचडी, है ना? ऐसे था ना। तो मान लो अगर कहीं पर हमारा मीडिया कैरी ट्रिगर नहीं होता तो ये चलना चाहिए। तो हमने विड्थ क्या रखी थी 800 और मोबाइल की कितनी आई थी 428। चेक कर लो, कोई डाउट में नहीं रहते, चेक कर लेते हैं। फोर 800 बाय 1280। मैकबुक अगर 1280 की विड्थ होती है तो हमारा बड़ा वाला इमेज आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ट्राई करेंगे इस फाइल को। बस मैंने सही जगह सेव किया हूँ। ये ना, तो डिफ़ॉल्ट हमारी कौन सी फोटोग्राफ आई? बड़ी वाली। चलो मैं यहाँ से मोड तो बाद में दिखाऊंगा, ऐसे नॉर्मली देखते हैं पहले कौन सा आ रही है पिक्स। मोबाइल वाली थोड़ा बड़ा करते हैं। अब कौन सी आ रही है फ़ोटो? उससे बड़ा करते हैं तो कौन सी आ रही है? ये अल्ट्रा एच डी आ गई ना। अब स्क्रीन के हिसाब से समझेंगे पहला, ठीक है। और इसमें शायद अभी मीडिया कैरी हमने लगा रखा है कि नहीं वो देख लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं, हमने लगाया था आईफोन 14 प्लस, ठीक है, टैबलेट, ठीक है। तो टैबलेट पे आपकी देख सकते हो यहाँ पर टैबलेट वाली इमेज पूरी आ रही है एकदम फिट। लैपटॉप पर आते हैं, लैपटॉप वाली इमेज आ रही है। मोबाइल पर आते हैं ताकि मोबाइल वाली आ रही इमेज, ठीक है। देख रहे हो साइड में एक वाइट लाइन दिखाई दे रही है, तो यानी कि आपकी मोबाइल वाली इमेज लोड हुई है इसके अंदर। ओपन करके देख लो अगर यकीन ना हो तो, ठीक है। राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, मोबाइल में मोबाइल, टैबलेट में टैबलेट और इस स्क्रीन पर ये वाली इमेज, है ना। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है बहुत इजीली कि आप किस साइज़ पर क्या दिखाना चाहते हो। तो ये फ़ायदा होता है इसका। तो अब मैं फ्लिपकार्ट का बैनर पकड़ लेता हूँ, हो सकता है इमेज अपडेट होगी उनके पास। लाइव एग्जाम्पल उठा लेते हैं। नहीं हुआ तो अमेज़ोन से रेफरेंस ले लो। अमेज़ोन में देख रहे हो आपका इमेज रिसाइज हो रहा है। चलो देखते हैं ज़रा इन्होंने पिक्चर एलिमेंट लगाया कि नहीं। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। इन्होंने देखो पिक्चर एलिमेंट का यूज़ नहीं किया इसके लिए, ठीक है। इन्होंने परसेंटेज के साथ प्ले किया, जिसके से क्या होता है अगर आप छोटा करते हो तो इमेज स्केल डाउन हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, वही इमेज स्केल डाउन हो रही है। तो इसका मतलब अमेज़ोन ने फ्लिपकार्ट की तरह वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाया या नहीं, यहाँ जाके एक बार ज़रा देखो। तो इन्होंने रेस्पॉन्सिव बनाया, तो इन्होंने यहाँ पर इस तरह से अलग इमेज रखी हुई है पूरी। राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, अगर ओपन हो जाए तो देखते हैं ज़रा।
नहीं दिया तो कोई बात नहीं, डेवलपर से बच के कहाँ भागेगा। ठीक है, मैं वही सीन की और मोबाइल की स्क्रीन है तो उसका क्या क्या अलग फोटो और हाँ स्क्रीन है तो उसका क्या क्या अलग फोटो। दिखाई दे रही फोटो, यहाँ पर इन्होंने कहीं डाली हुई है इसमें, ये लिंक है, ये रिलेवेंसी है, IMG टैग यानी कि किसी बैकग्राउंड पे कॉल करेंगे। सर इसमें पता कैसे चलता है कौन सा चीज़ किस चीज़ का इंस्ट्रक्ट करने के लिए आया है ना कि किस पे इंस्ट्रक्ट करना है। तो देख रहे हो उन्होंने मोबाइल के लिए ये फोटोग्राफ बनाई है। अब मैच करते हैं क्या डेस्कटॉप के लिए उन्होंने रखी है इस तरह की, कोई नहीं, बंद करो। इन्होंने भी अपना अभी फ़िलहाल अपडेट नहीं किया, इनका पुराने वाला चल रहा है, नहीं तो मोबाइल के लिए मोबाइल वाली फ़ोटोग्राफ आनी चाहिए थी। कोई नहीं, तो हम फ़िलहाल इसको ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि लेट्स से ये आएगी हमारी, ठीक है, डेस्कटॉप पर तो देख रहे हो कि इन्होंने बीच बीच में प्ले किया, बाकी इन्होंने खाली छोड़ दिया। जो भाई मेन फोकस एरिया तो इतना ही है ना, बाकी कलर फिल करने का काम कर रहा है पूरे एरिया के अंदर, ठीक है। और इमेज काफ़ी बड़े साइज़ की रखी इन्होंने, तो यानी कि 4K डिस्प्ले से लेके फुल HD और टैबलेट तक इन्होंने एक ही इमेज को परसेंटेज गिराते जा रहे हैं। और मोबाइल पर आके इन्होंने डेडिकेटेड बिल्कुल एक अलग फोटोग्राफ में बना के डाली हुई है इस तरह से। तो आगे जब आप एडवांस CSS सीख जाओगे तो आपके पास कंट्रोल आता है CSS में, मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग एक साथ चला सकते हैं। तो जैसे ये लोग प्ले करेंगे टैबलेट से लेकर अल्ट्रा HD तक ये इमेज अब छोटी बड़ी हो जाए, बट जब मोबाइल आए तो अलग आ जाए, तो ये हम लोग भी कर सकते हैं इस तरह का काम। अब पिक्चर टैग क्लियर अच्छे से या अभी भी डाउट है? क्लियर हो गया ना? तो यानी कि आज की डेट में अगर हम लोग इसको मॉडर्न प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे हैं सो आप एक यूज़र को बेटर एक्सपीरियंस दे पाओगे। अब इसको एक प्रैक्टिकल एक और एग्जांपल से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमने इस इमेज का इस्तेमाल किया फॉर एग्जांपल, और इसको हम लोग डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख लेते हैं। अच्छा, हमने सर्च चलाई हुई है, ठीक है, तो इसको कमिट हटा दो। इमेजेस के फोल्डर में आइए और यहाँ से इस फोटोग्राफ को लेके यहाँ लाके स्टोर कर दो। इसका हमने नेम क्या रखा? स्लाइडर, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर अपना पेज बनाया, हम यहाँ पर जाके क्या लिखते हैं? IMG टैग, और मैं इस इमेज को यहाँ पर लाके कॉल करा लूँगा स्लाइडर डॉट वेब पिक्चर के नाम से, ठीक है, सब ठीक है यहाँ पर। अब इस फाइल को आप वेब ब्राउज़र में लेके आइए, नीचे देखिए, यहाँ तक सब ठीक है, डेस्कटॉप है। लेकिन जैसे ही मोबाइल आया, ठीक है, तो नीचे वाली जो इमेज है मैं इसके थोड़ी सी प्रॉपर्टी कोड कर देता हूँ। हमने क्या लिखा? विड्थ 1600 पिक्सल, जो कि एक्चुअल विड्थ इमेज की यही है हमारी, जो बैनर हम लोग लेकर आए हैं। चलो, अगर ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एज ऑफ नाउ, तो आप यहाँ लिखिए विड्थ 100%। प्रॉब्लम समझ आया?
कि मोबाइल यूज़र फ्लिपकार्ट के अगर वेबसाइट को एक ही इमेज को लगाया गया होता कि मोबाइल पे भी ये चल जाएगा, डेस्कटॉप भी चल जाएगा, टैबलेट भी चल जाएगा, तो मोबाइल यूज़र का तो नुकसान कर दिया तुमने। मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा उसके अंदर तुमने क्या लिख दिया, क्या ऑफ़र है। इसलिए नहीं यूज़ करते हम लोग। अब क्लियर है बहुत अच्छे से। तो ये समझना। अब देखो डेस्कटॉप आओगे तो अपना बड़ी हो जाएगी इमेज, लेकिन मोबाइल पे जाती है ख़राब हो जाएगी इमेज। कुछ नहीं पढ़ा जा रहा क्या आ रहा है इसके लिए। और इसी के लिए फ्लिपकार्ट क्या करता है, मोबाइल मोड के लिए एक अलग फोटो प्रोसेस करके रख लेता है, जो कि इस तरह से आपको दिखाई देती है यहाँ पर। हाँ, इसको सिमुलेटर बोलते हैं हम लोग। यहाँ ये अब सोचो हम लोग अगर ये फोटोग्राफ लगा लें, ठीक है, हमें अब विड्थ की ज़रूरत नहीं है। सेव करिए, वेब ब्राउज़र में आइए, अच्छे से मैटर देख पा रहे हो, ठीक है। इसके अंदर तो मैं अभी इसके अंदर इसमें प्रॉपर्टी सेट कर दूँ ताकि बिल्कुल सेंटर में होके आ जाए इमेज हमारे मोबाइल के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ जाके लिख देंगे स्टाइल विड्थ 100%, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कभी भी एक फोटोग्राफ हर जगह इस्तेमाल नहीं करना है। इससे क्या होगा कि कल को मोबाइल यूज़र, टैबलेट यूज़र, डेस्कटॉप यूज़र, देखो डेस्कटॉप वाला जो बंदा होगा वो हमेशा ब्रॉडबैंड ही चला रहा होगा, मतलब उसके पास नेट लैन के थ्रू होगा या घर में वाईफाई लग रहा होगा। अब मोबाइल यूज़र एक जगह तो टिक के बैठता नहीं है, वो हो सकता है बाहर ट्रैवल कर रहा हो और तुमने अपनी वेबसाइट पर लगा रखी है ऐसी में जो बहुत हैवी है, जो डेस्कटॉप पर तो चल रही है बढ़िया, मोबाइल यूज़र को लोडिंग ही लोडिंग आया जा रहा है। तो मोबाइल यूज़र के लिए मोबाइल की इमेज अलग बनाओ, एक तो बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, ये वाला लफड़ा नहीं आएगा, दूसरा इमेज लोड भी जल्दी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस इमेज का जो डायमेंशन है वो बहुत छोटा है, 473, और जो ये वाली इमेज हमने यहाँ देखी इसका डायमेंशन है 1600। पॉइंटर लेके जाइए, लिखा आएगा 600 से नीचे। मतलब मोबाइल के लिए अगर आप काम करें तो 600 पिक्सल के अंदर अंदर अपने फ़ोटो बनानी है। 600 के ऊपर टैबलेट चलता है और 768 के ऊपर डेस्कटॉप या लैपटॉप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर कर दिया, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग, देखो मैंने इसने पूछा ना मुझसे कि सर की साइज़ क्या होना चाहिए, तो मैंने बोला 600 के अंदर। मैंने ये नहीं बोला इतने साइज़ का बनाओ, क्योंकि अगर उतने साइज़ का तूने बना दिया तो तुम फिर फंस गए। प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि मोबाइल एक साइज़ का तो है नहीं मार्केट में, तो क्या तुम अब 10 मोबाइल के लिए फोटोग्राफ बनाओगे, फिर तुम्हारी ज़िंदगी खराब, क्योंकि मार्केट में 1000 ब्रांड चल रहे हैं। तो आप मैक्सिमम रेंज देख लो, मोबाइल का हाईएस्ट डिस्प्ले कितना होता है उस रेंज को पकड़ लो, बस। ये होता है सिस्टम। तो फिर तो परसेंटेज से मैं प्ले कर लूँगा ना नीचे, ये है सिस्टम। ये नहीं कि वीवो की अलग बना रहे हो, आईफोन की अलग बना रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ऐसे करोगे तो पिक्चरों का ढेर लग जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। काम बहुत अच्छा हो जाएगा बट कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, कोई शाबाशी नहीं देगा तुम्हें, अरे भाई बड़ा अच्छा काम किया तुमने इसके अंदर, ठीक है। तो 3 ही पिक्चर होनी चाहिए, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट आपका, मतलब लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, वो एक ही चीज़ होती है। हाँ हाँ, हाईएस्ट रेजोल्यूशन से हमारा मतलब होता है डायमेंशन से, ठीक है। तुम्हारे लिए रेजोल्यूशन जो होता है तुम समझते हो 72 ppi 300 ppi, तुम्हारे लिए वो मतलब होता है रेजोल्यूशन, मेरे लिए उसका मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है। क्योंकि जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको देखा 6000 पिक्सल की जो बर्गर की इमेज थी उसको लगा के फ़ायदा क्या, क्योंकि एंड यूज़र मैक्सिमम 2000 पिक्सल्स की विड्थ का ये डिवाइस यूज़ कर रहा है। तो 2000 पिक्सल से यानी कि आपने 4000 पिक्सल एक्स्ट्रा रख दिए उसके अंदर, यानी कि डायमेंशन, उसका कोई फ़ायदा था नहीं, कोई यूज़ ही नहीं कर पाएगा उसको। भाई कोई तुम्हारी फोटो को बड़ा करके थोड़ी रखता है, जब तुम सोर्स में डालते हो भाई जूम करके देखेंगे उसको, हाई क्वालिटी डालनी है, वो तो उतनी ही देखेगा ना जितनी स्क्रीन में दिख रही है। पॉइंट ये समझने वाली चीज़ है।
तो अगर आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट हो जाती है। तो पहला पार्ट हमें समझ आया बैंडविड्थ, यानी कि अननेसेसरी बड़ी इमेज लगाओगे लोडिंग टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा है हमारा क्या, फॉर्मेट सपोर्ट। फॉर्मेट सपोर्ट के अंदर क्या होता है कि भाई मान लीजिए आपने यहाँ पर पिक्चर टैग का इस्तेमाल किया लेकिन आपने साइज़ नहीं बताया। इस सिनेरियो में क्या होगा, जब मैं यहाँ से रन करूँगा तो क्या आ गया, इमेज अवतार, ये फोटो आ गई, जबकि मैंने तो गर्ल की भी डाली थी, बीटल्स की भी डाली थी। इसमें क्या पढ़ा हमने, सम ब्राउजर्स और डिवाइसेस मे नॉट सपोर्ट ऑल इमेज फॉर्मेट, बाय यूजिंग द पिक्चर एलिमेंट यू कैन ऐड इमेजेस ऑफ ऑल फॉर्मेट्स एंड द ब्राउजर विल यूज द फर्स्ट फॉर्मेट इट रिकॉग्नाइज एंड इग्नोर एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। उसने सबको इग्नोर कर दिया पहले वालों के लिए और रेंडर कर दिया। तो क्या होता है, द ब्राउजर विल यूज द फर्स्ट इमेज फॉर्मेट इट रिकॉग्नाइज। अब आपने एक पिक्चर टैग के अंदर पीएनजी, जेपीजी, वेब पिक्चर सब लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो मॉडर्न वेब ब्राउज़र क्या करेगा, जो पहली पिक्चर होगी उसको लेके चला देगा। अब मान लो तुम ओल्डर ब्राउज़र में चले गए जो वेब पिक्चर को सपोर्ट नहीं करता, तो वो उसकी जगह पर जेपीजी भी ले सकता है, वो पीएनजी भी ले सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है यहाँ पर। सो द ब्राउज़र विल यूज़ द फर्स्ट सोर्स एलिमेंट विद मैचिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज़ एंड इग्नोर एनी फॉलोइंग सोर्स एलिमेंट्स। तो क्लियर अच्छे से। यहाँ पर हमने साइज़ ना डाल के हमने क्या आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं जैसे गिफ, जेपीजी, पीएनजी, तुम्हारा ब्राउज़र जो अंडरस्टैंड करता होगा, मान लो कि वो गिफ, जेपीजी, पीएनजी तीनों को करता है एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल, तो जो टॉप में होगा उसी को ले लेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर रखी 3 अलग इमेज है, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट में जेन्युइनली लगाओगे तो तीनों एक ही होंगी लेकिन फॉर्मेट अलग होगा। तो ब्राउज़र को जो पसंद हो अपना आप ले लो। तो जैसे वीडियो टैग जब इंट्रोड्यूस हुआ HTML में काफ़ी पहले, तो वीडियो टैग के अंदर जो वीडियो का फॉर्मेट होता था वो सभी ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर पाते थे, तो तब हमें वीडियो को अलग अलग फॉर्मेट में डालना पड़ता था वीडियो टैग के अंदर, सेम ऐसे ही। तो ये वीडियो टैग होता था, यहाँ पर क्या होता था, एसआरसी के अंदर हम लोग वीडियो का टाइप लिखते थे MP4, ऑग, इस तरह से वेबएम, अलग अलग फॉर्मेट डालते थे। तो मान लो कि मेरा विजिटर जो है वो फायरफॉक्स चलाता है, एक विजिटर है क्रोम चलाता है, एक विजिटर एज चलाता है, तो जो ब्राउज़र जिस फॉर्मेट में कंफर्टेबल होगा वो वीडियो चल जाएगी। ये नहीं कि तुमने खाली क्रोम पर टेस्ट कर लिया, खुश हो गए, पता चला विजिटर तुम्हारा एज पर चला रहा है, वो कह रहा है वीडियो तो आई नहीं थी वेबसाइट के अंदर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें मल्टीपल फॉर्मेट डालने होते हैं। बट अब जिस ईयर में आप बैठे हो यहाँ पर एक ही एक्सटेंशन आप लगा दोगे, काम हो जाएगा। बट पॉइंट वही आता है घूम फिर के कि अगर खुदा ना खास तो कोई बंदा ऐसा हुआ जो पुराने ब्राउज़र में है तो उसका तो एक्सपीरियंस ख़राब होगा ना। तो इसलिए एक अलग से भी ज़रूर डालो कि अगर कुछ भी नहीं चला तो ये तो चलेगा ही चलेगा। इसको बोलते हैं फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब ये कि जब सब फेल तो ये चलेगा, यानी कि इसको बोलते हैं इफ़ एल्स कंडीशन, कि इफ़ मॉडर्न एलिमेंट इज़ नॉट रेंडरिंग इन योर कंप्यूटर देन ओल्डर वाला जो पार्ट होगा वो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उसके इसमें। तो जैसे बहुत सारे ब्राउज़र्स पहले के टाइम में क्या होते थे, जो बैकग्राउंड में इमेज को सपोर्ट नहीं करते थे, तो हम लोग इमेज की जगह पर कलर डाल देते कि अगर इमेज नहीं है तो कलर तो आए। पता चला इमेज भी नहीं है, कलर भी नहीं आया, और वहाँ पर तुमने टेक्स्ट का कलर वाइट रखा हुआ था, तो क्या हो गया, वाइट पे वाइट टेक्स्ट दिखेगा ही नहीं, तो वहाँ पर इमेज फेल तो कलर। तो ये इमेज की मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, इमेज तो जब से वेबसाइट है तब से चल रही है। हम बात करें ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट जब इंट्रोड्यूस हुआ HTML CSS के अंदर, तो ग्रेडियंट को सभी ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते थे। तो ग्रेडियंट के केस में हम लोग क्या करते थे, अगर ब्राउज़र ग्रेडियंट सपोर्ट कर रहा है वेल एंड गुड, नहीं कर रहा तो कलर आएगा, ठीक है। लेकिन ग्रेडियंट जो कॉल होता है वो बैकग्राउंड इमेज में ही कॉल होता है। तो आगे जो CSS पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे आप लोग। तो अच्छे से पिक्चर एलिमेंट क्लियर हो गया या अभी भी डाउट है, बताओ। ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो गया, लाइव एग्जांपल्स देख लिए, खुद करके भी देख लिया हम लोगों ने क्या काम करता है। तो जब अपनी वेबसाइट बनेगी तो अपन पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कि भाई टैबलेट यूज़र, मोबाइल यूज़र सबके लिए बढ़िया से हमारा काम हो जाए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ लाइव जो बच्चे तुमसे एडवांस चल रहे हैं, जो तुमसे ज़्यादा सीख चुके हैं, उनकी बात करते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में वेबसाइट डिज़ाइनिंग सिखाने वाले तुम्हें हज़ारों मिल जाएंगे, इन डेप्थ पर बहुत कम लोग पहुंचते, क्योंकि उनका काम है ये लिखा, डेटा आ गया, खुश। बट गूगल को अगर कन्विंस नहीं कर पाए अपनी कोडिंग से तो कोई ऐसी डिज़ाइनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है।
क्योंकि गूगल एक एक पॉइंट को मेजर करता है और उसी के बेसिस पर आपको रैंक करता है। ये एक वेबसाइट है, शायद मैंने आपको फोटोशॉप में इसका टेम्पलेट दिखाया होगा। ठीक है, सारी चीज़ें काम कर रही है, माउस जा रहा है, देखो सब फंक्शनल है। ये सब HTML CSS का कमाल है। ठीक है यहाँ पर पूरा देखो ये डिज़ाइन हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना, सब रेडी है। फॉर्म फील्ड वगैरह सब बन गए, राउंड भी कर लिया हमने इन सब चीज़ों को। अब हमने इस वेबसाइट को ऐसा डिज़ाइन किया है कि भाई हो सकता है कि वेबसाइट जो चला रहा है वो मोबाइल यूज़र हो, तो डेटा का पोजीशन साइज सब बदल गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा बर्गर पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा ये भी ओपन हो रहा है। इसके नीचे हमारा सब कंटेंट देखो अपने आप अरेंज हो गया, इमेज बर्गर की छोटी होगी अपने आप। ठीक है, और नीचे देखो सब अरेंज हो गया इस तरह से। मोबाइल के अंदर हमने जब फॉर्म बनाया तो हमने क्या बोला कि जगह कम पड़ रही है, तो हमने क्या करा, फॉर्म का फील्ड अलग करा, बटन फील्ड अलग करा। लेकिन जब डेस्कटॉप मोड आया तो हमने इसको अलग तरीके से रखा है कि ये ऐसे आना चाहिए, डेस्कटॉप में अलग डिज़ाइन होगा इसका। तो कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये पिक्चर नहीं है, पिक्चर के लिए यूज़ होता है, ये मीडिया क्वेरी है, वो रिस्पॉन्सिव के लिए हम लोग अलग चलाते हैं। तो ये आगे आएगा अभी पार्ट, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक फाइनल डिज़ाइन मोबाइल के लिए कैसे तैयार किया जाता है। तो डेस्कटॉप यूज़र का भी ध्यान पूरा रखा गया, कोई एक्सपीरियंस में दिक्कत नहीं। मोबाइल यूज़र का भी पूरा ख्याल रखा गया, कोई लोडिंग में टाइम नहीं, कुछ नहीं, फटाफट से चीज़ें सामने आ रही है। ठीक है, कैसे बनती है वेबसाइट, ये सीखेंगे आप बनाना, कैसे बनाई जाती हैं चीज़ें। और ये इसके पीछे का कोड है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ HTML है। ठीक है, और ये है इसके पीछे की CSS जिससे ये पूरा स्टाइल हो रहा है। ठीक है, और ये है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट जिससे आपका जो बर्गर वाला आइकन है ना 3 लाइन, वो इससे बन रही है। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों चीज़ों को जब मिला देते हैं तो कुछ ऐसी धांसू सी चीज़ बनकर तैयार हो जाती है। नहीं, मेरा अकेला, ये मैंने क्लास में पढ़ाया बना के ये मैं 1 घंटे बना देता हूँ, इतना ज़्यादा टाइम। हाँ, सब कुछ भाई मुझे आता है, तुम्हें सीखना है, तो रेगुलर मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी ये चीज़ें बना पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा वो नहीं होता। अब इसमें हमने देखो क्या रखा है कि भाई ऐसा एक्सपीरियंस हमने एक नया लगाया इसके अंदर कि अगर कोई विजिटर ब्राउज़र को पकड़ के अगर ऐसे छोटा करेगा, देखो फोटोग्राफ देख रहे हो पीछे, जो तुम कह रहे थे ना कि उसमें तो फ़ोटो कट गई, तो वो मैंने मोबाइल टैबलेट के लिए अलग बनाई। इसमें मैंने ऐसा नहीं किया, देखो फ़ोटो समझ आ रहा है ना, छोटा करो, देखो हेडिंग भी छोटी हो रही है साथ साथ। जैसे बिल्कुल मोबाइल पहुंच जाएगा, देखो सेंटर में आ गया, ये देखो। ठीक है, तो जैसी स्क्रीन होगी, जैसी डिज़ाइन अंडरस्टैंड करेगा अपना बदल जाएगा, नहीं तो ऐसे चलता रहेगा। तुम्हारी फ़ोटो तो नहीं कट रही ना, फ़ोटो स्ट्रेच हो रही है। तो जो तुम पढ़ रहे हो उसका फाइनल आउटपुट ये है। तो इस तक पहुंचने के लिए उन चीज़ों से गुजरना बहुत ज़रूरी है। वो छोटी छोटी एक एक लाइन के कोड है। अब मैं तुम्हें डे 1 पे सीधे दिखा दूँ जी ये करना है, तो तुम्हारा भरोसा उड़ जाएगा पहले दिन ही, भाई क्या करवा रहे हो तो एक एक चीज़ जब पढ़ लोगे तो डर खत्म हो जाएगा फिर। चलिए जी, तो आज सिर्फ और सिर्फ हमने पिक्चर एलिमेंट पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में जो आपका टॉपिक आएगा उस पर आ जाते हैं ज़रा। ये हमारे फोल्डर नहीं, हाँ ये अपना ही है। फेव आइकन पढ़ेंगे हम लोग। फेव आइकन का काम क्या होता है, जब भी आप कोई वेबसाइट चलाते हो तो उसके टैब के ऊपर लोगो आता है, हमारे में नहीं आ रहा, तो ये सीख जाएंगे कैसे आता है। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद फिर आप टेबल्स पढ़ोगे। टेबल का टॉपिक क्या है, फिर इसका प्रैक्टिकल कहाँ मैं आपको दिखाऊंगा,
ताकि आपको पता चले कि टेबल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सो HTML अगर नॉर्मल देखा जाए तो बहुत बेसिक है। मैं आपको HTML बेसिक तो दिखा ही रहा हूँ, लेकिन साथ में उसके रियल टाइम एग्जांपल भी बता रहा हूँ कि कहाँ वो लगा, क्योंकि तब आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को कि भाई इससे ये बनता है। ये नहीं कि खाली मैंने एक इमेज डाली आई मुझे सर से में अच्छा इमेज आ गई काम खत्म हो गया। वो तो सीखना ही है, लेकिन लगा के आउटपुट क्या बनता है वो भी हमें पता होना चाहिए, तभी इंटरेस्ट बिल्ड होगा, अदरवाइज कुछ इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होने वाला हमारा। और देखो जो भी ये कोड लिखे हुए हैं आपके साथ में, देखो मैंने इसकी फाइल भी दी हुई है। जब आप Ctrl U दबाओगे तो पूरा कोड पीछे भी लिखा हुआ है, आप बहुत आराम से सारी चीज़ों को तसल्ली से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भले से आपके पास सारी मैं दे रहा हूँ, आपने इनको करके भी ज़रूर से देखना है एक बार सभी चीज़ों को, ताकि आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए। देखो मुझे आता है, मैंने तो क्या किया, जैसे जैसे बैच ख़त्म होते गए हर बैच के अंदर मैंने थ्योरी लिख लिख के पूरा टॉपिक बना दिया, ताकि मैं आपको डिटेल में लाइव एग्जांपल्स के ऊपर दिखा सकूं चीज़ों को। क्योंकि इस चीज़ को जो आप पढ़ रहे हो, मुझे इसको बनाने में 8 से 9 महीने लगे, तब जाके ये चीज़ तैयार हुई आपके लिए विद एग्जाम्पल। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे, सीधे प्रैक्टिकल पढ़ोगे, उसका फिर आपको मतलब नहीं समझ में आएगा। तो थ्योरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर मैं आपको थ्योरी पार्ट ना पढ़ाऊँ तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हो सकता है बाद में भूल जाओ। अब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक चीज़ बिल्कुल बुलेट पॉइंट पे क्लियर है ना कि किसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक दो बार आप अपनी एक एक करके फाइल डिटेल में पढ़ो, उनको ट्राई करके देखो किससे क्या चीज़ें होती हैं, आप सीख जाओगे। बहुत जल्द हम लोग असाइनमेंट का सिलसिला स्टार्ट करेंगे, जैसे HTML हमारा फिनिशिंग लाइन की तरफ आएगा। तो आप कहो, अभी जैसे आप कहोगे ना सर से करना क्या है, वैसे तो लाइव मैंने आपको दिखाई दिया करना क्या है, आपको पता है कि क्या बना सकते हो आप। बट मैं आपको असाइनमेंट दूंगा छोटे छोटे, कि भाई एक पेज बनाना है जिसका टाइटल और ये सेट करना है बॉडी के अंदर मैसेज, ये एक जैसे एक हेडर बनाना है, तो ये मैं आपको फाइल दूंगा और वो उसके अंदर टाइमिंग भी मेंशन है, 1 घंटा 2 घंटा किस टॉपिक में कितना टाइम लगेगा। वो असाइनमेंट आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हैंड्स ऑन हो जाएगी एकदम। तो जब इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ भी असाइनमेंट दिए जाएंगे आपको, ये बना के दिखाओ। एक होता है कि सर ये आप मुझे घर के लिए दे दो, एक कहता है सर मैं यही बना देता हूँ। तो किसके चांस ज़्यादा सेलेक्ट होने के, जो ऑन द स्पॉट बना सके, तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए हमें, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर खाली तुम्हें ये दिखा दूँ, तुमने देख लिया, अब जैसे इसका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, सर नहीं अब भी नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे आता है तभी तो मैं समझाऊंगा ना। अगर मुझे आएगा नहीं यार तो घुमा दूँ फिर बात को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, क्योंकि ये मेरा लिखा है तो मुझे पता है इससे क्या होगा। तो इसलिए जब इंटरव्यू हम लोग अपना काम लेके जाते हैं और वो आपसे बोले इसमें ये बदल दो, तो तुम्हें ऑन द स्पॉट आना चाहिए कि क्या बदलना है। अगर तुम किसी और का कॉपी करके ले जाओगे तो तुम फंस जाओगे कि क्या हिलाने से क्या चेंज आएगा, तुम्हें पता ही नहीं, है ना। तो बच्चे सीखने के बाद क्या करते हैं, तो जैसे एक पोर्टफोलियो देखो बच्चे का, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे इस बच्चे का कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ से, तो उसने अपना पूरा कोड करके पोर्टफोलियो बनाया, जिसमें होम, अबाउट, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट, ठीक है, अपने बारे में उसने थोड़ा सा मेंशन किया कि इसका नाम क्या है, क्या करती हैं ये, ठीक है, अबाउट मी में अपना इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने। फिर उसके बाद क्या स्किल्स इन्होंने कोडिंग में सीखे, यहाँ से हर एक चीज़ को अपने आप में रैंक किया कि मुझे कौन सी चीज़ कितना आती है। इसके बाद प्रोजेक्ट बनाए उन्होंने वेबसाइट्स के, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर रिएक्ट एंड रिएक्ट बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर रिएक्ट और टेलविंड का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर रिएक्ट और रिएक्ट API का इस्तेमाल हुआ। तो कंपनी में जब आप अपना पोर्टफोलियो इस तरह से भेजोगे ना, तो सामने वाले बंदे को आपका काम चेक करने से पहले ये पता होगा कि ये प्रोजेक्ट किससे बना। अब ये सस्पेंस में आपने छोड़ दिया, भाई तुम खुद देख लो। इतना टाइम नहीं होता इंटरव्यूअर के पास कि वो देखेगा, पता लगाएगा तुमने किस में बनाया, वो कहेगा छोड़ो दूसरा देखो। क्योंकि मैं खुद कंपनी में जब इंटरव्यूज़ करता था तो मेरे पास एक दिन में 250 रेज्यूमे आते थे। मैं एक एक को डिटेल में थोड़ी ना देखूंगा बैठ के, मैं तो उसको देखूंगा जो एकदम सीधे क्रीम हो, भाई जिसने बहुत क्लियर लिखा हो बुलेट पॉइंट में। अब आपने काम बहुत अच्छा कर रखा लेकिन चीज़ों को घुमा के लिखा हुआ है, नहीं देखूंगा मैं, छोड़ दूंगा चीज़ों को। तो ये देख रहे हो प्रोजेक्ट अगर यहाँ पर प्लांटो बना तो किस पे बना, क्लियर है ना। अगर मुझे इसका डेमो देखना हो तो मैं यहाँ जाके चला के देख सकता हूँ, लाइव देखो सारी चीज़ें काम कर रही हैं इसके अंदर, पूरी वेबसाइट है ना।
अगर मुझे इसका कोड देखना हो तो गिटहब, मैं यहाँ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ जाके लिख दूंगा इसके अंदर थोड़ा टाइम दीजिए लोड होने के लिए। तो ये देखो सारे पेज आ गए यहाँ पर, ये अबाउट का पेज है, ठीक है। अभी तो आपने एक पेज देखा था, ऐसे देखो कितने सारे पेज हैं फिर इसके अंदर भरे पड़े। देखो कोडिंग की लेंथ देखो। फिर वाली बात टाइम, जब कुछ अच्छा बनाओगे तो टाइम तो चाहिए ना, गुड थिंग्स टेक अ टाइम, अदरवाइज थोड़ी जल्दी का काम शैतान का होता है तब जाके ऐसी वेबसाइट्स बन के तैयार होती है इस तरह से, है ना। तो जैसे आप माउस लेके जाते हो स्केल अप स्केल डाउन हो रहा है, तो ये कैसे होगा, हम कैसे सीखेंगे। तो जब CSS पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर्टी आती है स्केलिंग, उससे ही काम बनेगा। सो अभी तो सिर्फ HTML ही चल रहा है, उसके बाद CSS एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बाद जाके आती है जावास्क्रिप्ट जो ये काम करती है। मान लो आपने व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक किया, उसके बाद में आपको स्मॉल मीडियम लार्ज में से किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना है, तो वो ऐड टू कार्ट करने पर यहाँ आ जाए प्रोडक्ट। तो क्योंकि ये डायनामिक नहीं है तो इसमें ये वाला काम नहीं होगा, जो हमने डायनामिक प्रोजेक्ट बनाया उसके लिए काम हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए चाहिए होता है बैकएंड PHP MySQL, तब जाके चलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इसमें लगी हुई है इस तरह से। सो ऐसा फाइनल पोर्टफोलियो बन के तैयार होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस दिन HTML CSS जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा तो आपका प्रोजेक्ट बनने का, पोर्टफोलियो बनाने का सिलसिला उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे भाई जब मेरा कोर्स खत्म होगा तब मैं शुरू करूँगा, आप बहुत लेट हो चुके होंगे। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, आगे दौड़ते हैं हम लोग तो पीछे का छोड़ते जाते हैं। आप भूल जाओगे चीज़ों को, फिर आप उनको याद करने जाओगे तो जो आगे का चल रहा है उसको भूल जाओगे। तो इसलिए चीज़ों को अगर साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बन के तैयार हो जाएगा और आपको सारी चीज़ों की प्रैक्टिस भी हो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले टाइम में आपके पास एक दिन भी वेस्ट करने का टाइम नहीं होगा कोडिंग के अंदर, कि कल कर लेंगे। कल मतलब आपके पास काम एक दिन का और चढ़ गया, जितना हो सके हैंड टू हैंड ख़त्म करो। तो इसी तरह से जैसे अभी तक 5 क्लास हुई हैं, अभी कंट्रोल करने का मौका है, लेकिन जिस दिन वो 10 क्लास हो जाएंगी फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तो बेसिक है। तो यानी कि एक ही दिन में 5 घंटे की वीडियोस देख के सीख सकते हो चीज़ों को, लेकिन बाद में नहीं, जिस दिन से स्टार्ट हो गया भारी बढ़ जाएगा, फिर नहीं होगा चाहिए। तो मैं कोडिंग की वीडियोस क्यों देता हूँ, क्योंकि यहाँ से घर तक जाने में आधी चीज़ें भूल जाओगे ये सॉफ्टवेयर तो है नहीं कि भाई यहाँ से जाके यहाँ से मैं एक्सप्लोर कर लूँगा, क्योंकि कोडिंग तो तभी समझ में आएगी ना जब आपको पता हो। तो इसलिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एक बार देखो, ठीक है। जहाँ भी फंसते हो, वीडियो को हैबिचुअल नहीं बना लेना है कि भाई आप हर बात के लिए वीडियो देख रहे हैं। वीडियो तब इस्तेमाल करना है जब तुम्हें कोई चीज़ याद नहीं आ रही। इससे क्या होगा, आप अपनी मेमोरी का सही इस्तेमाल कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा कि भाई वीडियो तो पड़ी है, वहाँ देख लेंगे, चलो अभी सो जाते हैं कल देख लेंगे, नहीं। तो वो वीडियो तभी काम करेगा जब आप अपना दिमाग पूरा लगा रहे हो। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचने लग जाए कि सर तो लाइव वीडियो डाल ही देते हैं, क्लास जाके क्या करेंगे। जैसे जितना हमने कुछ सिखाया है उतने पे जब मैं घर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैंने अभी हेडर और बॉडी में कुछ लिख दिए, हाँ, इसके अलावा भी जैसा है जो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ जो अभी नहीं, HTML होने दो, उसके बाद सब कर पाओगे आप, सब चीज़ें कर पाओगे। और जिस दिन CSS कर लोगे तो ये इस तरह के स्टाइल वगैरह बनाने भूल जाओगे। जैसे देख रहे हो ग्लो वगैरह आ रही है इसके अंदर, ये सब कोडिंग से बनाई है हमने, हर एक चीज़, कोई इमेज नहीं, कुछ नहीं, सब कोडिंग से। ये सब ग्रेडियंट वगैरह जो देख रहे हो बटन के अंदर, देख रहे हो ग्लो आई एकदम से माउस जाते लाइट सी, तो ये सब कोडिंग है, हर चीज़ कोडिंग से होती है।